हेलो प्यारे बच्चों, मैं नवीन दीक्षित, आपका फिजिक्स मेंटर। बच्चों, 19 अगस्त से स्टार्ट होने वाले बिल्कुल सेपरेट बैच में जो न्यू है उसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करेंगे, जिसमें एज अ डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। बहुत बेसिक समझ लीजिए, बहुत फंडामेंटल समझ लीजिए, जिसे हम लोग अपनी ऑफलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो बिल्कुल नए सेपरेट बैच में स्टार्ट होगी, जिसकी टाइमिंग मॉर्निंग 10 से 12 होगी, उस बैच के लिए पढ़ाई जाने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैं शुरुआत के सबसे पहले लेक्चर के थ्रू आपको इंट्रोड्यूस कर देना चाहता हूँ टॉपिक के साथ, और इसी के साथ हम लोग अपने ऑफलाइन के पहले लेक्चर की भी शुरुआत करेंगे। राइट। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कि क्लास 12th NCERT का पहला चैप्टर है, उसमें अगर हम टॉपिक की शुरुआत करें, उसको शुरू से समझें, तो विज्ञान एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम लोग अपने आसपास की सराउंडिंग में हो रही परिघटनाओं के साथ, इंसिडेंट्स या फिनोमेनास के साथ जोड़कर पढ़ते हैं। बचपन में ऐसा नहीं है, क्लास 10th में भी आपको याद होगा, बहुत छोटी क्लासेस बचपन में हमको सिखाया जाता था, या हम लोग बचपन में खेल की तरह करते थे कि किसी पेपर को फाड़ के उसके बहुत छोटे छोटे इन्फानिटेसिमली स्मॉल छोटे छोटे पीस करके डाल लेते थे। फिर कॉम्ब या पेन रगड़ने के बाद जब उसके पास ले जाते थे तो हम देखते थे कि पेपर के जो पीसेस हैं वो उसमें धीमे धीमे करके अट्रैक्ट हो रहे हैं, चिपक रहे हैं। ये वाला फिनोमेना है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप किसी बलून को अपने हेयर्स में या अपने क्लॉथ्स में रब करें और उसके बाद छोटे छोटे पेपर के पीस बलून के पास ले जाएं, पॉलीथीन का पीस ले जाएं, वो उसमें चिपक जाएगा। दिस ऑल हैपन्स बिकॉज ऑफ डेली लाइफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये हमारे दैनिक जीवन में होने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की घटनाओं से जुड़ा हुआ है। बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का शाब्दिक मतलब है इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, जो कि चार्ज की फंडामेंटल बेस है। ऐसा भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रो शब्द का तात्पर्य यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से है। इलेक्ट्रॉन से क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही चार्ज के ट्रांसफ़र के लिए यूज़ की जाने वाली फंडामेंटल यूनिट है। मतलब जब जैसे हमारे डेली लाइफ में आज की डेट पर हम मिनिमम जो लेन देन करते हैं वो 1 रुपये के टर्म्स में करते हैं। 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, लाख रुपये। हमारे जो आपसी लेन देन है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र ऑफ मनी इन इंडिया टेक्स प्लेस इन रुपीज़। मिनिमम क्वांटिटी रुपीज़ है, पैसेज में नहीं करते। 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे में नहीं होता। तो मिनिमम ट्रांसफरेबल क्वांटिटी वो आपका रुपया है। जिस प्रकार मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे ही किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र करने की जो मिनिमम यूनिट है वो इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत मैं आपको चैप्टर का बेस समझा रहा हूँ कि इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन से, और स्टैटिक्स का मतलब हो गया स्थिर अवस्था में। अर्थात चार्ज का स्टैटिक कंडीशन पर जो अध्ययन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का स्थिर अवस्था पर अध्ययन, इलेक्ट्रॉन के एक्सेस या इलेक्ट्रॉन की लैग से आने वाले चार्ज का स्टैटिक स्टेशनरी रेस्ट कंडीशन पर अध्ययन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। बॉडी रेस्ट से मतलब नहीं है, चार्ज रेस्ट पर है, इससे मतलब है। तो कॉम्ब रगड़कर पेपर पीस को अट्रैक्ट करना हो, चाहे बलून रगड़कर पेपर पीस को अट्रैक्ट करना हो, ये सभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के डेली लाइफ फेनोमेना है। कुछ सवाल भी करेंगे, मैं आपको बता दूं, केवल लेक्चर ही नहीं है। NCERT के बहुत प्यारे प्यारे सवालों का कलेक्शन भी है मेरे पास, अभी इसको करेंगे, बट पहले शुरुआत से बेसिक समझते हैं। तो एक बहुत छोटी सी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रो शब्द का बेसिकल मतलब इलेक्ट्रॉन से है। इलेक्ट्रॉन के एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाने पर उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कॉम्ब को अपने हेयर्स में रब किया, बालों में रब किया, तो बालों से कॉम्ब में या कॉम्ब से बालों में, कंघी से बाल या बाल से कंघी में कुछ तो ऐसा लेन देन हुआ जिससे कंघी का बिहेवियर जैसे पहला था वैसे नहीं है, उसके बिहेवियर में चेंजेस आ गए, क्योंकि कंघी चार्ज हो गई। और वो चार्ज होने का प्रोसेस इलेक्ट्रॉनों के बालों से कंघी या कंघी से बालों के ट्रांसफ़र की वजह से हुआ है। बलून, अगर सामान्य बलून को अगर आप पेपर पीस के पास ले जाए कुछ नहीं होगा, बट अगर उसी बलून को रब करने के बाद पेपर पीस के पास ले जाएंगे तो आप देखेंगे कि बलून पेपर पीसेस को अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब बलून और बाल के बीच में कुछ तो लेन देन हुआ है, कुछ तो ट्रांसफ़र हुआ है, जिसकी वजह से बलून का नेचर बदल गया। तो चार्ज किसी बॉडी की, चार्ज जो शब्द है आप ऐसा कह सकते हैं, किसी बॉडी की फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकता है, फिजिकल स्टेट में नया बिहेवियर ला सकता है। सो चार्ज और अनचार्ज बॉडी के बिहेवियर अलग अलग होते हैं, यही चार्ज की पहचान है, यही चार्ज का डेफिनेशन। चार्ज का बेसिकली जो लेन देन होगा वो इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में होगा। इस बात को हम अगले पन्ने पर समझते हैं कैसे, देखिए जरा। इससे हम किसी भी बड़े से ऑब्जेक्ट को अगर तोड़ते बड़े ऑब्जेक्ट को हमने पहले ब्रेक किया, छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में तोड़ा, फिर इसको हम और तोड़ते फाइनली इसको हम एटॉमिक स्टेज पर ले जाएं। अगर हम इसको एटम की स्टेज पर ले जाएं, है ना, पारमाणविक अवस्था पर ले जाएं,
तो ए टर्म मतलब जो फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता, ए मतलब नॉट, टर्म मतलब डिविजिबल, जो फर्दर डिविजिबल नहीं है। तो अगर एटम को ध्यान से अध्ययन किया जाए तो फंडामेंटल स्टडीज बताती हैं कि सेंट्रल हिस्सा जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, न्यूक्लियस, इस सेंट्रल न्यूक्लियस वाले हिस्से में प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं, और इसके बाहर चक्कर लगा रहे फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल्स जो बाहर होने की वजह से ईजिली जा और ईजिली आ सकते हैं, जो ईजिली ट्रांसफरेबल है, उन्हें इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जब भी कभी दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, बहुत बेसिक समझा रहा हूँ कि जब भी कभी दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी, आप उन्हें आपस में रगड़ेंगे। रगड़ने का मतलब आपने फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम किया, और फ्रिक्शन के अगेंस्ट किए जाने वाले काम की वजह से हीट डेवलप हुई, और हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन जो कि सबसे बाहर था वो एक्साइट हो गया, और वो एक एटम से दूसरे एटम में या एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होने को तैयार है, राइट। अब समझना यह है कि इलेक्ट्रॉन जो कि किसी भी एटम का फंडामेंटल पार्टिकल है, उसकी टेंडेंसी को साइंटिफिकली नेगेटिव माना गया। ये साइन कन्वेंशन के हिसाब से, मतलब हम विज्ञान के हिसाब से जब भी चीज़ों को गणित से जोड़ते हैं तो हम उसका ऑब्जेक्ट का, वेक्टर क्वांटिटी का नेचर या डायरेक्शन दिखाने के लिए चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को नेचर वाइज नेगेटिव साइन मिला है, और इसके ऊपर जो अमाउंट ऑफ चार्ज है दैट इज 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। अब समझना यह है कि जब भी कभी किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, इसका मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज एक्सेस पर आ जाएगा, और जब भी कभी किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए जाएंगे तो नेगेटिविटी का चले जाना ही बॉडी पर लैक ऑफ नेगेटिविटी अर्थात पॉजिटिविटी डेवलप करेगा। कैसे मैं समझा सकता हूँ? फर्ज कीजिए कोई न्यूट्रल बॉडी है, फर्ज कीजिए मेरे पास कोई न्यूट्रल बॉडी है, तो न्यूट्रल बॉडी में जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, देख लीजिए आप गिन सकते हैं, जितने प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन। अगर आप दो बॉडी को आपस में ऐसे रगड़ें या कुछ उनके बीच में ऐसा करें कि इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चला जाए, तो जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आएगा उस पर इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाएगी, बॉडी पर नेगेटिव चार्ज स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, और जिस बॉडी से नेगेटिव चला जाएगा उसमें लैक ऑफ नेगेटिव हो जाएगा या एक्सेस ऑफ प्लस हो जाएगा। इसलिए कहते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज कर देगा बॉडी को, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉडी को नेगेटिवली चार्ज कर देगा। और ध्यान से देखें यहाँ पर, तो जो लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स का जो अभाव है, वो बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कर देगा। तो ये तो था बहुत बेसिक बातों का संगम। शुरुआत से एक बार फिर समझेंगे। दैनिक जीवन में होने वाले बलून को रब करने वाली प्रोसेस या कॉम्ब को पेपर पीसेस के पास अट्रैक्शन दिखाने वाली प्रोसेस से हमारी डेली लाइफ में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन हुआ था। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज से है, स्टैटिक मतलब स्थिर अवस्था में। जब भी कभी चार्ज या चार्ज बॉडी का स्टैटिक कंडीशन पर अध्ययन किया जाएगा तो इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शब्द बिल्कुल खास इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ है। रीज़न उसका मैं बता दूं, चूँकि अगर किसी ऑब्जेक्ट को तोड़ते तोड़ते पार्टिकल स्टेज पर और आगे तोड़ते तोड़ते मॉलिक्यूलर और आगे तोड़ते तोड़ते एटॉमिक स्टेज पर ले जाएंगे तो एटॉमिक स्टेज के बाद ऑब्जेक्ट को फिर से या पार्टिकल को फिर से तोड़ा नहीं जा सकता है। इसमें एटॉमिक स्टेट पर ये देखा गया कि जितना प्लस न्यूक्लियस पर छुपा है उतना ही नेगेटिव बाहर चक्कर लगा रहा, सो दैट एटम मे बी न्यूट्रल। अब हम ये समझेंगे कि जब भी कभी दो बॉडी को आपस में रब किया जाता है तो डेवलप होने वाली हीट की वजह से बाहर के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं। जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की प्रकृति, इलेक्ट्रॉन का नेचर, एटीट्यूड नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन जहाँ आएगा वहाँ नेगेटिविटी को बढ़ा देगा। इलेक्ट्रॉन जहाँ से चला जाएगा, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, वहाँ लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से आपको पॉजिटिव चार्ज उभर कर दिखाई देगा। सो द बॉडी विल गेट पॉजिटिवली चार्ज। तो अगर कोई मुझसे पूछे, मतलब इन सब बातों को मैं अगर किनारे कर दूं, और अब अगर मुझसे कोई पूछे कि आप चार्ज को किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, नोट्स बनाने वाले पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि चार्ज दरअसल बॉडी की एक स्टेट है। चार्ज इज़ एक्चुअली अ स्टेट ऑफ बॉडी, स्टेट ऑफ बॉडी। इस स्टेट ऑफ बॉडी में या तो बॉडी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन सफ़र करती है, बॉडी पर इलेक्ट्रॉन उसकी न्यूट्रल कंडीशन से ज़्यादा हो जाते हैं, और या तो बॉडी लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन सफ़र करती है, या तो बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आवश्यकता से कम हो जाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के विषय में आपको बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन नेचर वाइज नेगेटिवली माना गया है, जिस पर अमाउंट ऑफ चार्ज 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम माना जाता है। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने पर आप देखेंगे कि बॉडी में इलेक्ट्रॉन अर्थात नेगेटिव चार्ज तैरता हुआ इसकी पूरी सरफेस पर आ गया।
बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई। और इसी प्रकार अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर लिए जाएं, इलेक्ट्रॉन भगा दिए जाएं, तो आप देखेंगे बॉडी पर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन अर्थात पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा। तो चार्ज दो प्रकार का हो सकता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज और लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं बच्चों। अब यहाँ मुझे कुछ विशेष बातें ऐसे समझानी ऐसी थी बच्चों की जैसे देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज के कुछ विशेष गुण हैं, चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी। चार्ज की प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ सकते हैं, चार्ज के विशेष गुणों में क्या क्या पढ़ा जा सकता है, वो समझेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है चार्ज की, एंड दैट इज प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसे क्वांटीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या सिखाता है क्वांटाइजेशन? क्वांटाइजेशन सिखाता है कि जब भी कभी एक बॉडी से किसी दूसरी बॉडी में, लेट अस सपोज हमारे पास कोई दो बॉडी है ए और बी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में अगर आप बैटरी की मदद से, फ्रिक्शन की मदद से, तार कनेक्ट करके अगर चार्ज को ट्रांसफ़र कराएंगे तो चार्ज का ट्रांसफ़र हमेशा मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल अर्थात इलेक्ट्रॉन के रूप में ही होगा। अर्थात किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक चार्ज ले जाने की जिम्मेदारी ना प्रोटॉन की है ना न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तो वैसे भी न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन की जिम्मेदारी है। चार्ज जाएगा भी इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में, आएगा भी इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में। एक और ख़ास बात, इसको अगर पर्सोनिफाई करके समझेंगे, मनुष्य की तरह समझेंगे, तो इलेक्ट्रॉन कभी आधा अधूरा नहीं जाता। whenever one electron will transfer from one body to another body, it will be a complete packet of charge। अर्थात एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज के ट्रांसफर का सबसे छोटा पैकेट इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन से छोटा पैकेट नहीं होगा। अर्थात जब भी चार्ज ट्रांसफर होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, टुकड़ों में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, जाएगा तो पूरा जाएगा। इसी को क्वांटाइजेशन कहते हैं। अर्थात एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होने वाला चार्ज, अब चूंकि चार्ज को क्वांटाइज देखा जाता है, अतः इसके लिए सिंबल क्यू इस्तेमाल किया जाता है। तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होने वाला चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल पाया जाएगा। अगर इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन कम है, मान लीजिए मैं कह दूं कि ए से बी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए, तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर ए से बी में ट्रांसफ़र होंगे तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज का लैक आ जाएगा और इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन के चार्ज का एक्सेस आ जाएगा, अधिकता आ जाएगी। राइट? जो बॉडी इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रही है, आप देखेंगे इसकी सरफेस पर नेगेटिविटी तैरने लगेगी, सो द बॉडी विल बी नेगेटिवली चार्ज। तो इस बॉडी पर चार्ज लिखा जा सकता है Q = -3e। और जिस बॉडी ने लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन सफ़र किया है, तो फील करेंगे अगर इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर लिए जाएं तो बॉडी पर प्लस की अधिकता हो जाएगी। तो जिस बॉडी ने 3 इलेक्ट्रॉन का लैक सफ़र किया, उससे 3 नेगेटिव चले गए, इसका मतलब न्यूट्रल में से अगर 3 नेगेटिव निकाल दोगे, न्यूट्रल में से अगर 3 नेगेटिव हटा दोगे तो माइनस माइनस प्लस, बॉडी के पास +3 चार्ज बचेगा। तो इस बॉडी के पास चार्ज अर्थात क्वांटा के नाम पर +3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आ गया। चार्ज डिराइव्ड क्वांटिटी है जिसका यूनिट कूलम है। चार्ज का यूनिट कूलम है। तो चार्ज का लेन देन किसके टर्म्स में होगा? क्वांटा के टर्म्स में। क्वांटा किसको कैरी करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं, बट इलेक्ट्रॉन जाएगा पूरा, फ्रैक्शन में नहीं जाएगा, डेसिमल में नहीं जाएगा, इंटीजर नंबर में ट्रांसफर होगा। इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन कहता है, क्या कहता है कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी विल ऑलवेज टेक प्लेस, ट्रांसफर ऑफ चार्ज विल ऑलवेज टेक प्लेस एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये n इंटीजर संख्या है, n एक इंटीजर संख्या है। राइट? मतलब आपसे कोई कह दे 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं ट्रांसफर हो सकता। राइट? ये हो गई आपकी दूसरी बात। इसके बाद चार्ज की प्रॉपर्टीज़ में ही एक बड़ी सुंदर सी प्रॉपर्टी है, वो इतनी सी आपको यहाँ भी डेमो के तौर पर दिखाया जा सकता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना चार्ज उत्पन्न किया जाता है ना डिस्ट्रॉय किया जाता है। चार्ज को केवल हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। राइट? कैसे? ऐसे आप ध्यान से देखें तो इन दोनों बॉडी का मैं आपको शुरू से तस्वीर दिखाता हूँ, और जो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं सेकंड नंबर प्रॉपर्टी के तौर पर, दिस इज एक्चुअली द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन कैसे? लेट अस सपोज दिस इज द बॉडी ए
एंड लेट अस सपोज दिस इज द बॉडी बी। मान लीजिए कोई बॉडी बी है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं दोनों बॉडी शुरुआत में न्यूट्रल हैं, तो इनिशियल चार्ज ऑन ए is 0, no charge, no plus, no minus, no excess of electron, no lack of electron, and initial charge on B is also 0. अब अगर इन दोनों चार्जेस का टोटल किया जाए तो इस सिस्टम ऑफ बॉडी में थोड़ा सा माफी चाहता हूं मैं इसको छोड़िए। अगर ध्यान से देखें तो दो अलग अलग बॉडी जो इनिशियली न्यूट्रल थे, उसमें ना ए के पास कोई चार्ज है ना बी के पास कोई चार्ज है, तो कुल मिलाकर टोटल इस सिस्टम पर अगर ए और बी के चार्ज का सम किया जाए तो 0 + 0 इज इक्वल टू 0। मतलब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, इनिशियली ए और बी के पास कोई भी चार्ज ना होने की वजह से टोटल सिस्टम का चार्ज भी 0 है। इन केस अगर यही फिनोमेना मैं यहाँ फिर से दिखाऊं कि ये ए बॉडी है और ये बी बॉडी, ए बॉडी एंड बी बॉडी। लेट अस सपोज ए से बी की तरफ हमने कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए? गिन लीजिए, 1 2 3 ट्रांसफ़र किए। आप देखेंगे कि ए वाली बॉडी पर फाइनली 3 इलेक्ट्रॉन का लैक अर्थात 3 इलेक्ट्रॉनों के बराबर प्लस चार्ज आ जाएगा, और बी बॉडी पर फाइनली 3 इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होने से 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, -3। अब भी अगर आप पूरे सिस्टम का मतलब ए बी मिलाकर पहले भी टोटल 0 था, और अगर आप अभी भी ए और बी के टोटल चार्ज का समेशन करेंगे सो क्यू टोटल फाइनली इज स्टिल 0। कैसे पता? ये प्लस का 3 है और माइनस का 3, दोनों का समेशन करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा, राइट। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के सिस्टम में अगर ए और बी इनिशियली न्यूट्रल 0 थे तो सिस्टम का टोटल चार्ज 0 था। इन केस अगर आप किसी माध्यम से एब्रेशन के थ्रू, फ्रिक्शन के थ्रू, रगड़ कर, तार जोड़कर अगर ए से बी में कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करा देते हो तो इलेक्ट्रॉन चार्ज के रूप में केवल ट्रांसफर हो सकता है, न डेवलप हो सकता है चार्ज, न डिस्ट्रॉय हो सकता है। ध्यान से देखें तो टोटल चार्ज सिस्टम का पहले भी 0 था, और चार्ज के लेन देन के बाद कहीं जितना प्लस आया उतना ही दूसरी जगह माइनस आया, टोटल चार्ज अभी भी 0 है। जो क्वांटिटी जैसी है सिस्टम की, टोटल चार्ज क्वांटिटी पहले भी 0 थी, टोटल चार्ज अभी भी 0 है। जो क्वांटिटी पहले जैसी बनी रहे उसे कहते हैं क्वांटिटी कंजर्व है। सो चार्ज इन एनी गिवन सिस्टम इज कंजर्व। चार्ज कंजर्व रहता है, केवल ट्रांसफर हो सकता है, घट बढ़ नहीं सकता, खत्म नहीं हो सकता, राइट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और आपको मैं दिखा सकता हूं, और इसी बहाने आपको थोड़ा सा हो सकता है कि नया पॉइंट भी देखने को मिले। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यह भी उदाहरण है कंजर्वेशन के प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का, ये भी एग्जाम्पल है। हाउ इज इट एग्जाम्पल, समझाता हूँ मैं आपको, ध्यान से देखिए। क्या, जैसे मान लीजिए बच्चा, ये इनिशियल फोटो ऑफ सिस्टम है, इट इज इनिशियल फोटो एंड इट इज फाइनल फोटो। इनिशियल सिस्टम में मैंने देखा कि एक बॉडी है जिसके पास 10 Q के बराबर प्लस चार्ज है, दूसरी बॉडी न्यूट्रल है। इन फ्यूचर आप जान पाएंगे कि देयर इज अ टर्म विच इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये आपको हालांकि शुरुआत में इंट्रोडक्शन के तौर पर मैं बता दूं, एक टर्म आएगा आपको पढ़ने को मिलेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शब्द इसे जनरली कभी कभी वी रूप में भी लिखा जाता है, वोल्टेज के टर्म्स में नापा जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसा फीचर है किसी बॉडी का, किसी चार्ज बॉडी का, जो उसके इलेक्ट्रीफाई होने के लेवल को बताता है कि बॉडी किस लेवल तक चार्ज है। अब 3 प्रकार के चार्ज हैं तो 3 प्रकार का लेवल है, 3 प्रकार का पोटेंशियल है। चार्ज की बात करें तो चार्ज की 3 कैटेगरी। लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन के अभाव से चार्ज प्लस भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ने से चार्ज माइनस भी हो सकता है, और इलेक्ट्रॉन के बैलेंसिंग, इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस बैलेंस होने से चार्ज न्यूट्रल भी हो सकता है। जैसा चार्ज वैसा पोटेंशियल। इन फ्यूचर आप फार्मूले वगैरह जानने के बाद और क्लियर हो जाएंगे। अभी हिंट लीजिए कि जैसा चार्ज वैसा पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल, एंड जीरो चार्ज इज न्यूट्रल पोटेंशियल। सो नाउ मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, अब पोटेंशियल को क्यों इंट्रोड्यूस किया? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नेचर में होने वाले जितने भी स्पॉन्टेनियस फ्लो हैं, प्रकृति में होने वाले जितने भी स्वतः से प्रवाह है,
किसी चीज़ का ऑटोमेटिकली कहीं से कहीं जाना, इट ऑलवेज हैपेंस फ्रॉम हाई पोटेंशियल लेवल टू लो पोटेंशियल लेवल। एयर फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एनर्जी और ऑब्जेक्ट फ्लूइड always flow from high level of potential energy to low level of potential energy. Heat always flow from high temperature to low temperature. Similarly, हम ये भी देखेंगे कि जो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है ये हाई पोटेंशियल पर है और जो न्यूट्रल है वो लो पोटेंशियल पर है। कैसे है, इसको भी नंबर लाइन सिस्टम से समझा सकता हूं कि मैथमेटिकली हम लोग नंबर लाइन सिस्टम क्लास 8 से पढ़ते हैं, जिसमें मोस्ट राइट साइड पॉजिटिव नंबर होते हैं, बीच में शून्य होता है, सबसे किनारे नेगेटिव नंबर होते हैं। नेगेटिव नंबर से बड़ी वैल्यू जीरो, जीरो से बड़ी वैल्यू प्लस, मतलब राइट साइड जाने पर वैल्यू बढ़ती है तो दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू, दिस इज मीडियोकर वैल्यू एंड दिस इज द लोवेस्ट वैल्यू। अर्थात इधर से इधर की तरफ जाओगे तो लेवल बढ़ेगा। तो सबसे बड़े नंबर पॉजिटिव नंबर, उनसे छोटा शून्य, उनसे छोटे नंबर नेगेटिव नंबर। तो जो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, जो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज वो हायर पोटेंशियल पर है। जो न्यूट्रल है इसके कंपैरिजन में लोअर पोटेंशियल पर है। तो जब भी आप दो बॉडी को आपस में कनेक्ट करेंगे तो चार्ज विल ऑटोमेटिकली फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। आप देखेंगे थोड़ी देर बाद यहाँ भी प्लस प्लस आने लगेगा। whenever we connect two different potential body, charge always flow from high potential level to low potential level. पॉजिटिव चार्ज बॉडी का जो पोटेंशियल होगा वो हाई होगा, जीरो बॉडी का, न्यूट्रल बॉडी का जो पोटेंशियल होगा वो लो होगा, और चार्ज का स्वतः से प्रवाह हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है। मतलब अब आप देखेंगे, नाउ यू विल सी, माफ कीजिएगा, तो आप देखेंगे कि जब भी हम दो बॉडी अलग अलग लेवल पर हैं उनको आपस में कांटेक्ट पे लाएं तो आप नोटिस करेंगे कि चार्ज का फ्लो हुआ। अच्छा, चार्ज का फ्लो कब तक होगा? चार्ज का फ्लो तब तक होगा जब तक ये हाई लेवल पर है, ये लो लेवल पर है। चार्ज का फ्लो तब तक होगा जब तक दोनों के लेवल सेम ना हो जाए, जब तक दोनों के लेवल ना सेम हो जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। अब अगर हम इन दोनों को कांटेक्ट करा दें तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद इस पे और इस पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज है, अगर इनका साइज आइडेंटिकल है, कैपेसिटी एक जैसी है, तो चार्ज बराबर बराबर बढ़ जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है? दो बॉडी को आपस में कांटेक्ट में लाने से चार्ज का प्रवाह शुरू हुआ हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। ये चार्ज का ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन जैसे फंडामेंटल पैकेट के टर्म्स में होगा। चार्ज ना डेवलप हुआ है ना नष्ट हुआ है, चार्ज केवल एक से दूसरे में ट्रांसफर हुआ। ये कंजर्वेशन प्रिंसिपल है। और सिस्टम का टोटल इनिशियल चार्ज मिला दीजिए, 10 प्लस न्यूट्रल का मतलब 0 इज इक्वल टू 10 क्यू, 10 क्यू प्लस 0 इज इक्वल टू 10 क्यू। और चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आप इस टोटल सिस्टम का चार्ज देख लीजिए, 5 बराबर बराबर बढ़ गया, तो 5 क्यू प्लस 5 क्यू इज स्टिल 10 क्यू। मैं यही तो आपको समझा रहा हूं कि चार्ज लेन देन के बाद सिस्टम के पहले का फोटो, सिस्टम के बाद का फोटो कंपेयर करना। चार्ज कहीं से आया नहीं है, कहीं गया नहीं, बस एक से दूसरे में ट्रांसफर हो गया। टोटल पहले भी 10 क्यू था, बाद में भी 10 क्यू है। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, राइट। अब बच्चों इसके बाद हम लोग वापस आते हैं, आप ध्यान से देखें। अब बच्चा जो भी हम पढ़ते हैं उस पढ़ने का बेस्ट प्रूफ है कि हमने अपने सवालों में प्रैक्टिस करी। मतलब हम जो भी पढ़ चुके हैं, अगर हम सवालों की प्रैक्टिस के दौरान, विशेषकर जितने भी सवाल है, मैं कोशिश कर रहा हूँ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करा दूँ। चूंकि ये डेमो लेक्चर है, आप इसको खाली कनेक्ट कर लें, फिर आप बाकी जब ऑफलाइन क्लास में आएंगे तो और भी कुछ होगा। एक डेमो लेक्चर इसी का और अपलोड करूँगा मैं कल तक आपको मिल जाएगा, जिसमें मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कि नीट 25 के बदलते हुए परिवर्तित पैटर्न के आधार पर आपको लेवल अप क्वेश्चन भी क्लास में कराए जाएंगे। अब समझना क्या है, जो हम पढ़ चुके हैं उसी की प्रैक्टिस अगर हमारे क्वेश्चन के माध्यम से हो जाए, मजा आ जाएगा। आप भी प्लीज आंसर करते रहिए मन में। पहला सवाल क्या कहता है? द फर्स्ट क्वेश्चन सेज द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड ऑन रबिंग। दो वस्तुओं को आपस में अगर रब करेंगे तो चार्ज अगर यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ तो यहाँ लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट जो चार्ज जहाँ पर है वहीं ठहर जाएगा। सो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है। चार्ज के रब करने से चार्ज का परमानेंट ट्रांसफर हो जाएगा, चार्ज जहाँ जाके बैठना होगा बैठ जाएगा, और स्टैटिक कंडीशन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोड्यूस करेगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आएगी। नेक्स्ट सवाल नंबर 2 कहता है व्हेन अ पर्सन कॉम्ब हिज हेयर। अगर कोई व्यक्ति अपने कंघी करे, अपने बालों पर कंघी करे, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी समटाइम जनरेटेड बाय व्हाट प्रोसेस है? तो एनसीईआरटी पेज नंबर 1 से सवाल है। कहता है अगर कोई व्यक्ति अपने बालों में कंघी करे तो कभी कभी उसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज जैसी फीलिंग आने लगती है, चट चट की आवाज़ आती है। ऐसा क्यों होता है? तो उसका आप बाकी सारे ऑप्शंस पढ़िएगा, मैं डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहा हूँ। द सेकंड रीजन इज करेक्ट। फ्रिक्शन बिटवीन कॉम्ब एंड हेयर रिजल्ट्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे? मैंने आपको प्रोसेस समझाया था कि जब बाल और कंघी आपस में रगड़ खाते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से थोड़ी सी हीट जनरेट होती है, और उस नन्ही सी हीट से आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर एक बॉडी से दूसरी बॉडी या एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। और जब भी किसी वस्तु में न्यूट्रल कंडीशन की तुलना में चाहे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए चाहे इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाए, दोनों स्थितियों में ये दोनों बॉडी चार्ज हो जाएंगी, राइट।
तो एब्रेशन या रगड़ की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से कॉम्ब और हेयर के बीच में आपसी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर टेक प्लेस करता है, दैट इज वाई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बेटा। अगला सवाल कहता है देयर आर, एनसीईआरटी पेज नंबर 2 से है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। द प्रॉपर्टी बाय विच वी कैन डिफरेंशिएट 2 टाइप ऑफ चार्ज। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है इनमें से जिसके आधार पर हम चार्जेस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, चार्जेस को अलग अलग सोच सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, प्लस और माइनस हम पोलरिटी के आधार पर, मैथमेटिकल साइन के आधार पर सोचते हैं कि चार्ज 2 प्रकार के होते हैं। सो टाइप ऑफ चार्ज 2 होते हैं, प्लस और माइनस, जो पोलरिटी के आधार पर समझे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एनसीईआरटी पेज नंबर 2 से सवाल कहता है व्हेन 2 बॉडीज आर रब्ड अगेन। ये बेसिक सवाल है, बस खाली इसलिए ताकि आपकी चैप्टर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। आगे असर्शन रीजन मिलेंगे और कल के लेक्चर पे आपको लेवल अप के भी सवाल मिलेंगे, जिसमें मैंने कुछ जेई के सवाल कराए, देखिएगा मजा आएगा, प्रॉमिस कर रहा हूँ। ध्यान से देखें, 4th नंबर सवाल जो एनसीईआरटी पेज नंबर 2 से लिया गया, व्हेन 2 बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर दे एक्वायर। जब 2 बॉडी को आप आपस में रगड़ते हैं तो जितना एक पे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना दूसरी पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जितना एक पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आएगा, उतना ही दूसरे पर इलेक्ट्रॉन कम पड़ेंगे, पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो दोनों बॉडी पर अमाउंट ऑफ चार्ज इक्वल होता है, बट उनका जो पोलरिटी है वो अपोजिट होता है। सो द बॉडी विल एक्वायर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं बच्चों, और समझिए क्या है। सवाल नंबर 5, ये भी एनसीईआरटी के पेज नंबर 3 से लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसुलेटर, में से कौन इंसुलेटर नहीं है? तो ड्राई एयर, नो चांस, साफ साफ लिखा ड्राई एयर। मॉइस्ट एयर होते तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते। डायमंड, एबोनाइट, ये सभी कंडक्टर नहीं है ना, ये सभी कंडक्टर नहीं, मतलब इंसुलेटर्स हैं। नॉट एन इंसुलेटर, कौन इंसुलेटर नहीं है? ह्यूमन बॉडी। मतलब एब्सोल्यूट ड्राई कंडीशन में ह्यूमन बॉडी का होना पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली देखें तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर हमारी बॉडी पे रहेगा, और अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर है तो आयन है, और अगर आयन है तो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी। अतः सूखे हाथ, गीले हाथ न सोच करके आप कभी भी सॉकेट में हाथ मत लगाइए। सो ह्यूमन बॉडी इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रिसिटी, इट इज नॉट एन इंसुलेटर। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं बच्चों। अब ये जो सवाल है आपको रिलेट करना है, ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 5 से है। क्या है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सिल्वर डॉलर टू गिव अ चार्ज ऑफ 2.4 कूलम। समझना क्या है, एक सिल्वर डॉलर है, एक चांदी का ऐसे सिक्का है। वो डॉलर चाहे नोट के फॉर्म में हो चाहे सिक्के के फॉर्म में हो, क्या फर्क पड़ता है? कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मस्ट बी रिमूव्ड, इससे कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए जाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के रिमूव किए जाने पर, इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाने पर, इस पर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब बच्चों लैक ऑफ नेगेटिविटी आ जाएगा, और लैक ऑफ नेगेटिविटी इज नोन एज पॉजिटिविटी। तो कंफर्म है कि इस बॉडी पर चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा वो हमसे प्रश्न में कहा गया 2.4 कूलम, प्लस का 2.4 कूलम। जब भी बच्चों किसी बॉडी पर चार्ज दिया जाए और पूछा जाए कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा या कम है, तो हमें क्या पता कितने कम ज़्यादा, बस हम एक बात जानते हैं कि जो भी चार्ज का ट्रांसफर, जो भी किसी बॉडी पर चार्ज है, जो चार्ज का ट्रांसफर हुआ है, न्यूट्रल से प्लस का 2.4 हो गया, माइनस का 2.4 हो गया, ये हुआ इलेक्ट्रॉनों के ही लेन देन से है। और इलेक्ट्रॉन का लेन देन हमेशा क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा भी था, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि whenever चार्ज फ्लो विल टेक प्लेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, तो चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में होगा, इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होगा, राइट। तो इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब जब भी कभी किसी बॉडी पर चार्ज देकर आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इत्यादि के बारे में पूछे, सो चार्ज मतलब Q दिया है और N के बारे में पूछ रहा है, दोनों को रिलेट करने वाला फार्मूला Q इज इक्वल टू NE। कितना चार्ज है? 2.4 कूलम। कृपया चिन्ह न रखें प्लस माइनस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रिमूव किए गए नहीं पता। एक इलेक्ट्रॉन का इंडिविजुअल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज 1.6 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम। कूलम से कूलम एलिमिनेट हो गया, डेसिमल से डेसिमल हट गया। सिंपली 24/16 10 टू पावर -19 नीचे जाकर जब ऊपर आएगा तो 10 टू पावर ऑफ +19 बन जाएगा, इज इक्वल टू n। ध्यान से देखें, अगर आप कटिंग करेंगे 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, 3/2 का मतलब बेटा 1.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 19। इतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन बॉडी से हटा दिए गए हैं, तभी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है। 1.5 10 टू पावर ऑफ +19, 1.5 10 टू पावर ऑफ +19, इतने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया गया, राइट। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों।
एक और बहुत अच्छा सवाल है, ये आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 4 से लिया गया है। कहता है कप ऑफ वाटर, उसमें 250 ग्राम वाटर है, तो फाइंड ए टोटल पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए जहाँ तक बात वाटर की है तो बहुत बेसिक लेवल पे जाके आपसे पूछना चाहता है, वाटर मतलब H2O। अब अगर आप टोटल पॉजिटिव मतलब ये मत देखिए कि चार्ज आया गया ना ना, वो खाली ये पूछ रहा है कि वाटर के जितने मॉलिक्यूल हैं उनमें अंदर प्रोटॉन के रूप में कितना पॉजिटिव चार्ज छुपा है। तो हाइड्रोजन, प्रत्येक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्रोटॉन ये हो गए, 2 प्लस ये हो गया। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो इसके पास भी 8 प्रोटॉन्स हैं, तो कुल मिलाकर 8 2 10 प्रोटॉन्स आपको मिल जाएंगे, 10 पॉजिटिव चार्ज आपको मिल जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना चार्ज नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन में होता है उतना ही पॉजिटिवली प्रोटॉन में होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल के पास अगर टोटल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में से केवल प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज पर नजर रखी जाए तो हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 8 मिलाकर टोटल 10 प्रोटॉन है, 10 प्रोटॉनों के बराबर पॉजिटिव चार्ज एक वाटर मॉलिक्यूल में होगा। दिस विल बी अवेलेबल इन 1 वाटर मॉलिक्यूल, 1 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है भाई। अब कहता है कप ऑफ वाटर में 250 ग्राम पानी है। 250 ग्राम पानी का मतलब 240, माफ कीजिएगा। अब देखिए बच्चों, जब भी कभी मास से किसी नंबर की तरफ बढ़ना हो तो हम थोड़ा सा मोल अप्रोच को फॉलो करते हैं। क्या कि 250 ग्राम वाटर अपॉन वाटर का मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोजन 112, ऑक्सीजन मास के मामले में 8 दूनी 16, 16 2 18। क्या मैं सही कह रहा हूं? ऑक्सीजन 16 और 2 18, बिल्कुल ठीक है बेटा, ये आ गया इन ग्राम। अब समझिए, हम अगर सबसे पहले किसी बॉडी में दिए गए मास के आधार पर किसी क्वांटिटी का आइडिया लगा रहे हैं, वो भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लेवल पर, तो बस दिमाग के लगाना कि सबसे पहले मोल्स की संख्या तक पहुंचो, फिर एवोगाड्रो संख्या से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूल तक पहुंचो, और प्रत्येक मॉलिक्यूल में कितना प्लस है वो हमने निकाल लिया। तो पहले हम करेंगे मास इन ग्राम विद रिस्पेक्ट टू मोलर मास इन ग्राम। मास इन ग्राम 250 ग्राम दिया गया है और वाटर का मोलर मास 16 2 18, ये हमें पता होता है। इससे नंबर ऑफ मोल्स के मिलने के चांसेस हैं। ग्राम से ग्राम कट गया, कटिंग बिटिंग करोगे तो अगर 2 से काटोगे तो ये 125 और 2 से काटोगे तो बच्चा ये 9 आ जाएगा। सो n इज इक्वल टू 125 डिवाइड बाई 9, कि n आ गया, मोल्स आ गए। अब अगर इस मोल को एवोगाड्रो संख्या 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दें तो इतने वाटर मॉलिक्यूल आ गए, इतने वाटर मॉलिक्यूल। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक वाटर मॉलिक्यूल में, एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 प्रोटॉन इसके, 8 प्रोटॉन इसके, 10 प्रोटॉन अर्थात 10e के बराबर चार्जेस हैं। तो कहने का सेंस 125 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23, यह है टोटल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन 250 ग्राम। और मल्टीप्लाई बाई कर दें अगर इसे, एक वाटर मॉलिक्यूल के पास 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज है तो 10 प्रोटॉनों के पास 10 प्रोटॉन्स के पास आपके 10 प्रोटॉन्स के पास आपके 10e के बराबर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। राइट? अब आप दिमाग लगाएं। अच्छा ध्यान से देखें तो जो आंसर दिया गया वो इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में, ई के टर्म्स में नहीं दिया, प्रॉपर कूलम में चार्ज लिखा है। तो अगर हम ई को हटा दें बेटा, अगर हम ई को हटा दें तो क्या हम ई के स्थान पर 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर ऑफ -19 अर्थात इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज रख सकते हैं। अब बचा है बच्चों इन सारे नंबर का प्रोडक्ट। मुझे पता है कि मेडिकल का बच्चा कैलकुलेशन में बहुत शानदार होता है। मैं केवल पावर के आधार पर अगर आपको बताना चाहूँ तो इतना दावे के साथ कह सकता हूँ, ध्यान से देखेंगे कि +23 में से जब -19 निकल जाएगा तो 10 रेज टू पावर 4 छोटी पावर का आंसर आएगा। सो आंसर आइदर दिस और दिस इज करेक्ट। आप मिला लीजिएगा, मैं आंसर बताना इज नॉट अ पॉइंट यार बेटा, हम अप्रोच बताने की कोशिश कर रहे हैं। केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले लेक्चर में आपको इतना सारा मसाला परोसा जा रहा है। तो एनसीईआरटी पेज नंबर 4 पर आधारित इस सवाल जिसमें वाटर की क्वांटिटी दी गई थी, जिसमें ग्राम मास को हमने मोलर मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकाले, नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकाले, और प्रत्येक वाटर मॉलिक्यूल के पास अगर 10 इलेक्ट्रॉन या 10 प्रोटॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज है, सारे नंबर्स का प्रोडक्ट कर लीजिएगा। सेकंड या फोर्थ पार्ट में से कोई एक आंसर आएगा, प्लीज चैट बॉक्स पे छोड़िएगा होमवर्क के तरीके। अब छोटे छोटे 4-5 सवाल असर्सन रीजन के, मैं चाहता हूँ आप प्लीज उसमें इंटरेस्ट लें, मजा आएगा। क्योंकि 25 का सवाल लेंदी था तो हम चाह रहे हैं कि छोटे छोटे चैप्टर्स में भी लेंदी सवाल फॉलो करूँ। असर्सन क्या कहता है? कहता है व्हेन बॉडीज आर चार्ज थ्रू फ्रिक्शन, जब दो बॉडी को फ्रिक्शन यानी रगड़ के माध्यम से चार्ज किया जाता है तो देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी।
तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। नो कंसेप्ट, नो क्रिएशन, नो डिस्ट्रक्शन, सत्य बात है। और बॉडी को रब करके चार्ज करने में, फ्रिक्शन की मदद से चार्ज करने में केवल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, पहली से दूसरी, दूसरी से पहली। चार्ज का क्रिएशन या डिस्ट्रक्शन नहीं होता। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ट्रू है। और रीजन कहता है कि दिस फॉलोज फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि चार्ज को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, केवल ट्रांसफर ही किया जा सकता है। मतलब असर्शन तो सही है, साथ ही साथ रीजन जो कि बताता है कि ये कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर आधारित है, रीजन भी सही है। और रीजन असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों सत्य हैं अपनी अपनी जगह पर। और कंजर्वेशन होने की वजह से नो कंस्ट्रक्शन, नो डिस्ट्रक्शन होता है, बल्कि चार्ज केवल ट्रांसफर होता है। रीजन असर्शन को करेक्ट तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है। राइट, नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं बेटा। एक बहुत अच्छा सवाल है, लॉजिकली समझिएगा। कहता है कि व्हेन वी रब अ ग्लास रॉड विद द सिल्क, अगर ग्लास की रॉड को सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ किया जाए तो रॉड गेट्स पॉजिटिवली चार्ज एंड सिल्क गेट्स नेगेटिवली चार्ज। सत्य वचन है। रॉड थोड़ा सा मेटेलिक कैरेक्टर, पीबी मेटेलिक कैरेक्टर का होता है ग्लास रॉड। तो जब मेटेलिक कैरेक्टर की चीज़ को किसी कपड़े इत्यादि से रब करोगे तो मेटल की टेंडेंसी होती है टू लूज द इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो रॉड गेट्स पॉजिटिवली चार्ज, सिल्क गेट नेगेटिवली। बिल्कुल प्रैक्टिकली भी सही है बेटा, इट्स ट्रू, एकदम सत्य है। फिर कहता है ऑन रबिंग, रब करने से इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिल्क क्लॉथ मूव टू द ग्लास रॉड। नहीं, मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मेटेलिक या मेटल टेंडेंसी वाले ग्लास से सिल्क की तरफ होगा, ना कि सिल्क क्लॉथ से ग्लास रॉड की तरफ। तो रीजन तो ट्रू नहीं है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम सिल्क टू रॉड नहीं, रॉड टू सिल्क है। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बेटा। असर्शन कहता है कि चार्ज ऑन अ बॉडी कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस। सही बात है। ये एक्चुअली क्वांटाइजेशन की बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता है कि किसी बॉडी पर चार्ज अगर बढ़ाना है, चार्ज लाना है, या डिक्रीज मतलब हटाना है, तो सारा चार्ज का ट्रांसफर आप इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में करेंगे। सही बात है, बिल्कुल सही है। और रीजन कहता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स दैट चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। बिल्कुल सही बात है। ये बात क्वांटाइजेशन पर ही आधारित है, जो कि रीजन में कही जा रही। तो असर्शन अपनी जगह पर स्टेटमेंट के फॉर्म में सही है, रीजन अपने आप में प्रिंसिपल के फॉर्म में सही है। राइट, और ये प्रिंसिपल इस पहले स्टेटमेंट को सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है। सो बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 16 नंबर पॉइंट पर आते हैं बेटा। राइट, 16वां नंबर पॉइंट क्या कहता है, सुनिए ध्यान से, बस सेकंड लास्ट सवाल है। ये क्या कहता है, आपका सवाल के हिसाब से, मतलब स्लाइड के हिसाब से 16 नंबर पर है, बट सवाल के हिसाब से 10वां सवाल आज का, एनसीईआरटी बेस। कहता है व्हेन अ बॉडी एक्वायर्स नेगेटिवली चार्ज, किसी बॉडी पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसका मास डिक्रीज कर जाएगा। क्या बात करते हैं साहब, अगर किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ जाएंगे तो बॉडी पर इलेक्ट्रॉन के एक्सेस में आने की वजह से, लदने की वजह से मास इंक्रीज कर जाएगा, ना कि डिक्रीज कर जाएगा। तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी में मास इंक्रीज करेगा, ना कि डिक्रीज करेगा। सो असर्शन गलत है, इट्स फॉल्स। बॉडी एक्वायर्स नेगेटिवली चार्ज व्हेन इट लूजेस द इलेक्ट्रॉन। फिर गड़बड़ बोला, बॉडी में नेगेटिव चार्ज तब आता है जब व्हेन बॉडी एक्वायर्स इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों दिस इज आल्सो फॉल्स। कहने का मतलब बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, दोनों गलत है बेटा। ये भी गलत है, ये भी गलत है। एंड द लास्ट सवाल, 11th नंबर सवाल कहता है कि व्हेन चार्ज आर शेप्ड बिटवीन, शेप की जगह शेयर्ड होना चाहिए। तो व्हेन चार्ज आर शेयर्ड बिटवीन एनी टू बॉडीज, नो चार्ज इज रियली लॉस्ट बट सम लॉस ऑफ एनर्जी डज अकर। जब दो बॉडी के बीच में चार्ज ट्रांसफर होता है, आप अक्सर देखते होंगे कि इन विंटर सीजन व्हेन एवर हेयरी बॉडी मेक एब्रेशन और फ्रिक्शन विद द क्विल्ट, मतलब हम जब अपने शरीर से रजाई को या कंबल को रब करते हैं, रगड़ जाता है, कंबल उलटते पलटते तो चट की साउंड सुनाई देते हैं, स्पार्किंग जैसा दिखाई देता है। वो मात्र इस वजह से बच्चों, क्योंकि जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होता है तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ बनने वाली थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी में, बहुत इन्फाइनेटेसिमली स्मॉल इलेक्ट्रिसिटी में भी कम से कम चट की आवाज़ सुनाई दी, चिंगारी जैसा फील आया, स्पार्क जैसा, हीट जनरेट हुई, लाइट जनरेट हुई। ये सब लॉस ऑफ एनर्जी को दर्शाते हैं। तो व्हेन चार्ज बॉडी या चार्ज इज शेयर्ड बिटवीन द बॉडीज, नो चार्ज, चार्ज का सच में कोई लॉस नहीं होता, हाँ लेकिन एनर्जी लॉस जरूर होता है। बिल्कुल सही बात है। तो सम एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड स्पार्कलिंग। बिल्कुल सत्य है, मतलब पहला स्टेटमेंट असर्शन भी सही है कि चार्ज का कोई लॉस नहीं होता, एनर्जी का लॉस होता है।
और रीज़न भी सही है कि जो भी लॉस होता है वो इस फॉर्म में होता है। तो assertion is correct, reason is correct, and reason is correctly explaining the assertion. So this was just a demo lecture. Tomorrow on the same time, कल आने वाले दिन में 19 अगस्त से शुरू होने वाले, रक्षाबंधन हॉलीडेज़ के बाद शुरू होने वाले इस नए बैच में हम लोग 12th से स्टार्ट करेंगे फिजिक्स को, जिसमें मैंने डेमो के तौर पर कुछ सवाल आपको कराए, कुछ थोड़ा सा लेक्चर या क्लास का फील देने की कोशिश की, बट इट इज़ ऑफलाइन मोड, इट इज़ ऑनलाइन मोड। जब इसे ऑफलाइन मोड में हम परफॉर्म करेंगे तो और भी एनर्जी के साथ और भी अच्छे इंटरेक्शन के साथ परफॉर्म करेंगे। और कल मैं आपको किस लेवल तक किसी लेक्चर को ले जाना है, लेवल अप का लेक्चर दे दूंगा, जिसमें आप ये भी श्योर कर लें कि आप इस मेंटरशिप के अंतर्गत जेई के अच्छे लेवल तक सवालों को अप्रोच करेंगे। नीट 25 से भी बेहतर अगर 26 का पेपर बना देती है, बावजूद इसके आपका मनोबल डगमगाएगा नहीं, आप प्रश्न कर लेंगे, प्रॉमिस है। थैंक यू बच्चों।